Today we are going to do some important problems on Bayes theorem. Simultaneously, we will try to understand the difference between the law of total probability and Bayes theorem. Bayes theorem और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, इस बात को समझिए। जब हम एक सैंपल स्पेस में हमने पार्टीशन किया E1, E2, E3, E4 और ये सैंपल स्पेस है S। इस पार्टीशन में जो है, मान लीजिए आपके पास 4 बैग हैं। बैग 1 3 रेड 4 ब्लैक, बैग 2 4 रेड 3 ब्लैक, बैग 3, या हम 3 ही पार्टीशन रखते हैं समझने के लिए, ये तीसरा पार्टीशन E3। तो ये इसमें 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। अब आपको एक इवेंट दी गई A, द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो एक बॉल ड्रॉ की गई, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको अगर निकालना है तो आप क्या बोलेंगे? P ऑफ A बराबर क्या होगा? केस कैसे बनेगी? यहाँ पे 3 रेड 4 ब्लैक है, यहाँ 4 रेड 3 ब्लैक है, यहाँ 7 रेड 8 ब्लैक है, और हमको रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो आप तो यही कहेंगे कि सर बॉल अगर बैग 1 या तो बैग 1 से निकली होगी, या बैग 2 से आई होगी, या बैग 3 से आई होगी। तो अगर बैग 1 से आई है बॉल, यानी उसकी इवेंट बैग 1 वॉज चूजन E1 था मान लो, बैग 2 चूजन वॉज E2 एंड बैग 3 वॉज चूजन E3। तो आप ये तो बोलेंगे या तो बैग 1 चूज किया गया होगा एंड मतलब इनटू, उसमें से रेड बॉल निकली, मतलब A ऑब्लिक E1। पहला बैग 1 चूज करने की घटना पहले हुई, बैग 1 चूज करने के बाद रेड बॉल निकलने की इवेंट हो रही है। तो या तो ऐसा हुआ होगा, या कैसा हुआ होगा, बैग 2 चुना गया होगा एंड उसमें से रेड बॉल निकली, या एक और ऑप्शन हो सकता है बैग 3 चूज किया गया, उसमें से रेड बॉल निकली। अब ये तीनों आइदर दिस वाज हैपेंड और दिस और का मतलब प्रोबेबिलिटी या सेट थ्योरी में यहां पर हम लोग लिखेंगे प्लस। तो ये जो निकलेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है। ठीक है, अब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग बॉल के किस कलर की है उस कलर की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब सेम कंडीशन में मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं। A इज द इवेंट, द बॉल drawn is red, find the probability that it was drawn from bag 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्रोबेबिलिटी कौन सी निकालना है? कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालना है? P ऑफ E2 ऑब्लिक A। अगर बॉल ड्रॉन रेड है
तो वो सेकंड बैग से निकली थी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को आपने निकालने का तरीका क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें पूरा आएगा E1 A/E1 E2 A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू P ऑफ A/E3। ये जो कंडीशन है, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है वो किस कलर की बॉल निकली इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है वो, उसमें हमको कलर पहले से बता दिया गया कि रेड कलर की बॉल निकली है। अब रेड कलर की बॉल निकली है तो वो कौन से वाले बैग से निकली थी, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताइए। तो ये कहलाएगा बेइस थ्योरम। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसमें केवल टोटल प्रोबेबिलिटी है, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी फार्मूले के डिवीजन में आती है। न्यूमरेटर में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब वैल्यूज लिखते समय हमको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब सेकंड बैग वाज चूजन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 बैग में से कोई एक बैग चुनना है तो हर की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3। अब A/E2 का क्या मतलब हुआ, सेकेंड बैग चुना गया और उसमें से रेड बॉल निकली थी। तो सेकेंड बैग में रेड बॉल कितनी है 4 और टोटल बॉल से 7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। डिनोमिनेटर में P ऑफ A है, मतलब P ऑफ रेड बॉल है। तो P ऑफ रेड बॉल यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ये वाली पूरी यहाँ लग रही है। तो P ऑफ E1 कितना हुआ 1/3 इनटू P ऑफ A/E1, मतलब अगर बैग 1 चुना जाता और उसमें से रेड बॉल निकलती तो प्रोबेबिलिटी क्या होती, तो 3/7 प्लस दूसरे का 1/3 इंटू 4/7 प्लस तीसरे में P ऑफ E3 वो भी 1/3 है मल्टीप्लाइड बाई A/E3, मतलब थर्ड बैग चुना गया और उसमें से रेड बॉल निकली तो वो होगा 7/15, क्योंकि यहाँ टोटल बॉल्स 15। ये जो वैल्यू आप निकालोगे ये बेइस थ्योरम से निकलेगी और ये प्रोबेबिलिटी निकली कि बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट केस है ये। दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे प्रॉपरली। आई होप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और इसमें बेइस थ्योरम में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको और 1-2 CBSE आस्क्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ ले चलता हूँ। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये 2010 में CBSE में पूछा गया था। अ बैग कंटेन्स 4 balls, 2 balls are drawn at random and are found to be white. What is the probability that all balls are white? इसका मतलब है संभावना तो ये भी रहती है ना कि वो दूसरे कलर की भी गेंद हो सकती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको मेहनत करवाने वाला है। देखो 2 बॉल तो निकाल ली गई है ना,
और दोनों वाइट निकली है, तो मतलब 2 वाइट तो है। अब बची हुई जो 2 हैं उसमें एक नॉन वाइट और एक वाइट हो सकती है, या दोनों वाइट हो सकती हैं, या दोनों नॉन वाइट हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमको जो है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स बनाना है वो ऐसे बनेंगी बच्चों, ध्यान से देखिए। बैग कंटेन्स 2 white and 2 non-white balls. E2 bag contains 3 white कर दो, 3 white and 1 non-white balls, and E3 bag contains all 4 white balls। इतनी ही कंडीशन होंगी। ठीक है, और दिया हुआ कंडीशन क्या है कि 2 बॉल निकाले और दोनों कैसी निकली, वाइट निकली। तो यहां तो पहले ये लिख दें, देन E1 E2 E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स सच दैट P ऑफ E1। अच्छा, 3 में से कोई एक ही कंडीशन पॉसिबल है, तो 3 में से कोई भी एक की प्रोबेबिलिटी सेम होगी 1/3, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 1/3। और 1/3 1/3 1/3 3 बार ऐड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब एग्जॉस्टिव है। और E1 वाली केस अगर है तो E2 नहीं हो सकती, E2 है तो E3 नहीं हो सकती, E3 है तो E1 नहीं होता, मतलब एक बार में कोई भी तीनों में से एक ही केस हो। अब हम मानेंगे वाली इवेंट, लेट ए क्या, ये यहां ए जो है वो गिवन इवेंट होती है, तो हम बोलेंगे 2 white balls drawn from the bag। अब ये देखो 2 white बॉल निकली हैं, तो 2 white E1 में भी निकल सकती है, E2 में भी निकल सकती है और E3 में भी निकल सकती है, मतलब तीनों की तीनों कंडीशन वहां पर हो सकती है। देन वी हैव टू फाइंड, क्या हमको निकालना है, P ऑफ E3 ऑब्लिक A। मतलब अगर जो पहले 2 वाइट निकल चुकी है तो ऑल बॉल्स आर वाइट, यानी बची हुई 2 भी वाइट होंगी, तो वो E3 में पॉसिबल है। तो E3 ऑब्लिक A निकालना है, तो लिखेंगे फ्रॉम बेइज थ्योरम P ऑफ E3 ऑब्लिक A will be equal to P of E3 into P of A ऑब्लिक E3 डिवाइडेड बाई पूरा, तो P of A होगा यहाँ, तो P of A यानी P of E1 into P of A ऑब्लिक E1 प्लस P of E2 into P of A ऑब्लिक E2 प्लस P of E3 into P of A ऑब्लिक E3। डाटी देखो, आप प्रोबेबिलिटीज रखना, तो 1/3 इंटू A ऑब्लिक E3, मतलब दोनों वाइट बॉल निकलने के बाद बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल है, उसमें चारों बॉल्स जो है वो वाइट होंगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, A ऑब्लिक E3 की। तो A ऑब्लिक E3 का मतलब होगा probability of drawing 2 white balls when condition E3 has occurred, यानी bag contains all 4 white ball, तो चारों white हैं और उसमें से 2 white निकली है, तो उसकी probability कितनी होगी, 1। Is that clear to everybody? P ऑफ A ऑब्लिक E3 का क्या मतलब हुआ
2 white balls drawn from the bag। ये तो 2 निकल चुकी हैं और बची हुई भी 2 वाइट होंगी, तो हम थर्ड केस में बात कर रहे हैं। यहाँ चारों वाइट है तो बची 2 वाइट ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आई। ओके, P ऑफ E1 इज 1/3 A ऑब्लिक E1 यानी 2 वाइट बॉल कंडीशन E1 होने के बाद 2 वाइट बॉल निकली है। तो कंडीशन E1 में क्या है, 2 वाइट है और 2 नॉन वाइट हैं, यानी टोटल बॉल्स कितनी हैं, 4 बॉल्स हैं। तो वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2C2 डिवाइडेड बाई 4C2। 4 में से आपने 2 गेंदें निकाली और दोनों वाइट निकली हैं, तो 2C2 अपान 4C2 प्लस P ऑफ E2 क्या होगा, 1/3 इंटू A ऑब्लिक E2, यानी 2 वाइट बॉल निकली, जबकि कौन सी कंडीशन फॉलो हुई थी, बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड, तो 3 वाइट में से 2 वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3C2 डिवाइडेड बाई 4C2 प्लस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? थर्ड केस में तो 1/3 इंटू 1 ही होगा। uh, 2C2 की वैल्यू 1 होगी बच्चों, सॉरी, तो 1/6 हो जाएगा ये, 1/6 प्लस 3/6, थोड़ा सा इसको हम लोग वो कर लेते हैं, 1 अपान 1/6, ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 ऊपर जाएगा, 6/10, 2 3 जा 2 5 जा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज 3। आई होप द सॉल्यूशन इज quite clear now to everybody, and in this way Bayes theorem बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से देखिएगा, 2012 में आया था। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, if she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads। तो नंबर ऑफ हेड्स ध्यान रखेंगे कि 3 बार कॉइन है, तो 3 में एक भी बार हेड नहीं आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार। इफ सी गेट्स 1 2 और 1 2 3 और 4, सी टॉसेस a coin once and notes whether head or tail occurs। If she obtained exactly 1 head, what is the probability that she threw a 1 2 3 or 4 with the die? 2012 में एक क्वेश्चन आया था बच्चों। एक लड़की डाई थ्रो करती है, 2 ऑप्शन है, 5 या 6 आने पर उसको 3 बार कॉइन टॉस करना है और कितने हेड आए उनकी संख्या नोट करना है। अगर 5 या 6 नहीं आया, 1 2 3 या 4 आया, तो उसको कॉइन को एक ही बार टॉस करना है और ये नोट करना है कि हेड आया या टेल आया। ठीक है, तो अब गिवन कंडीशन क्या है, सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड,
3 बार कॉइन टॉस किया था तब भी एग्जैक्टली 1 हेड आ सकता है, और एक ही बार कॉइन टॉस किया तब भी 1 हेड एग्जैक्टली 1 हेड आ सकता है। तो अगर एग्जैक्टली 1 हेड ही मिला है, ये हमारी ये वाली इवेंट हो गई ए, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने 1 2 3 या 4 थ्रो किया था। मतलब दो ऑप्शन कौन से बनेंगे, एक जिसमें 1 2 3 या 4 आया था, और एक ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बनेगा जिसमें 1 2 3 4 नहीं आया, यानी 5 या 6 आया। तो सॉल्यूशन में हमको ध्यान से पढ़ने से ये समझ में आ गया कि E1 और E2 क्या मानेंगे। E1 होगा C थ्रोस 5 और 6, और E2 मान लो C थ्रोस 1 2 3 और 4। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गई। दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देन E1 एंड ये डिक्लेयर करना बहुत मस्त है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स सच दैट, अच्छा ये दो ही ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो 5 या 6 आएगा, या 1 2 3 4 5 4 आएगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ E1 इज इक्वल टू P ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/2। अब अपने को ये समझना है कि इन केस ऑफ E1 सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अगर E1 केस होती है जिसमें 5 या 6 आता है, तो उसने कॉइन को कितने बार फेंका, 3 बार, और 3 बार कॉइन को फेंका तो क्या बनता है, H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H T T T 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑप्शंस बनेंगे, और इसमें नंबर ऑफ हेड्स काउंट होगा। तो यहाँ पर हम बेस थ्योरम लगाएंगे। अच्छा E2 की केस में तो सिंपल है कि एक ही बार कॉइन है तो हेड या टेल ही आएगा। तो बाई, अच्छा पहले ए लिख लें, लेट ए बी द इवेंट C ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, देन टू फाइंड, क्या निकालना है, अगर एग्जैक्टली 1 हेड आया है तो उसने सेकेंड केस ही पाई होगी, 1 2 3 4 ही थ्रो किया होगा। तो E2 ऑब्लिक ए निकालना है बाई बेइज थ्योरम, P of E2 ऑब्लिक A will be equal to P of E2 multiplied by P of A ऑब्लिक E2 divided by E1 से शुरू करिए, P of E1 P of A ऑब्लिक E1 प्लस P of E2 इंटू P of A ऑब्लिक E2। अब यहाँ ये जो ऑब्लिक वाली प्रोबेबिलिटीज हैं वही निकालने में थोड़ा सा कंसंट्रेशन। A ऑब्लिक E2, A ऑब्लिक E2 का मतलब होगा एग्जैक्टली 1 हेड आया और सेकेंड केस है, तो सेकेंड केस में एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक ही बार तो कॉइन टॉस किया है, तो A ऑब्लिक E2 1/2 होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरा P ऑफ E1 1/2, A ऑब्लिक E1 मतलब C obtained exactly 1 hand, then E1 की क्या प्रोबेबिलिटी कि उसने 5 या 6 फेंका होगा। तो 5 या 6 में एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ आ रहा है, कितनी केस में आ रहा है, 1 2 और ये 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 आउट ऑफ 8 प्लस E2 1/2 और A ऑब्लिक E2 अभी हमने निकाला था वो भी 1/2 1/2 नीचे से ये एक 1/2 तो कॉमन निकाल के काट दो, तो बचेगा 1/2 अपान 3/8 प्लस 1/2, एलसीएम ले लीजिए 1/2, एलसीएम इज 8, 3 प्लस 4 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 अपान 7, 2 4 जा 8
that is 4/7. So 4/7 will be the probability. यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी हाँ एक यहाँ पर गड़बड़ी हुई बेटा। P ऑफ E1 बोला ना, E1 में 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 यानी 1/3, और 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ E2 इज इक्वल टू 4/6 यानी 2/3। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको ध्यान देंगे। P ऑफ E2 जो है वो 2/3 है, P ऑफ E1 1/3 है और P ऑफ E2 2/3। ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2/3 यानी ऊपर बचा 1/3, नीचे बचेगा 1/8 प्लस 1/3, तो 1/3 डिवाइडेड बाई 24 8 दैट इज 1/3 इंटू 24/11 3 8 जा 24, so 8/11 will be the probability. तो आई होप कि ये बेइस थ्योरम जो है अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से अब सारे प्रश्न आप लोग कर डालिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।